आगे सर, कुछ लोग का परिचय नहीं हुआ है और लगातार छूट ही गया है। एक तो संजीव भाई का भी नहीं हुआ है। हाँ जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। हमारा नमस्कार ऐसे होता है। तो मैं ये बताऊंगा अपने बारे में कि विद्या से मेरी परिचय कैसे हुआ। ये करीबन 15-16 साल पुरानी बात है। तो एक दिन हम घर पे बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे ना एकदम हमारे मन में एक अचानक ख्याल आया कि हमारे जो भाई साहब हैं, इनको ना घर से गए हुए 15-16 साल हो गए हैं। तो इस बार जाके ये देखा जाए कि ये कर क्या है, ठीक है ना। तो उस समय हमारा काम धाम थोड़ा सा, मेरा कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम था, तो काम बढ़िया चल रहा था। तो पैसे भी पास में अच्छे थे। तो मन में ये था कि जो चलो इनको बुला के लाएंगे वहाँ से और जाएंगे, चलो भी दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। तो मैं इन्हीं सब बातों को सोचता सोचता रायपुर पहुँच गया। जब मैं रायपुर पहुँचा, हाँ पहले मैं भी अकेला गया था। कौन सी साल में? वे 2007 या 2008 के आसपास की बात है। हाँ, हो सकता है 2006 का हो। 6-7 की बात है और मैं यहाँ से गया हूँ 95। हाँ, बिल्कुल ऐसे था। तो मैं वहाँ पे रायपुर चला गया। तो रायपुर में पता चला वहाँ पे ना उस समय जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ एक बैच आया हुआ था। तो उस बैच का सिविल चल रहा था वहाँ पे। तो भाई साहब कहने लगे एक सिविल कर ले, आया तो है तू। तो मैंने कहा कि यार जैसा जंगल यहाँ वैसा वहाँ, क्या सिविल वगैरह करना है। तो चलो ठीक है, तुम्हारे साथ रहने के लिए आए तो अपना साथ में रहेंगे, करेंगे तो सिविल कर। तो इन्होंने कहा मतलब चलो हम भी बैठ के देखते हैं, हम भी सिविल कर लेते हैं। तो मैं सिविल में बैठ गया। तो अब जैसे ना कोई भी क्वेश्चन पूछते तो 2-3 दिन बाद तो मेरी एक हिम्मत सी बनी कि भाई मैं इनसे कुछ पूछ लूँ। तो मैंने ना सिविल में पहला क्वेश्चन इनसे ये रखा कि भाई आदमी की शुरुआत कहाँ से हुई, पहला आदमी कहाँ से हुआ। तो इन्होंने कहा कि काफी के पीछे लिख ले। अब हमें पता नहीं था, मैंने सोचा कि भाई बताना नहीं चाहते, पता नहीं होगा, ऐसा कुछ सोच के हमें चुप, क्योंकि काफी सारे लोग बैठे थे, हम भी चुप हो गए। तो तीसरे दिन जब वो स्वीडन संसार जो खुला वहाँ पे, तो उसमें हमारे को सवाल का उत्तर मिल गया। तो हम भी थोड़ा चुप लगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जैसे मन में सवाल आते गए और कुछ सवालों के उत्तर नहीं मिले, तो 2-4 दिन बाद वो उत्तर के सवाल होते क्लियर हो गए। तो चौथे 5वें दिन 6-7वें दिन जो भी जैसे भी समय निकलता गया, तो थोड़ा सा लगता है यार बात तो बहुत काम की है, बात बहुत काम की है। दूसरा अच्छी बात हमारे साथ उस समय ये हुई कि संयोग से बाबा जी भी उस समय वहाँ पे उपलब्ध थे। तो इनके बारे में, शिविर के बारे में सुना हुआ था कि भाई ये वहाँ पे जीवन विद्या शिविर लेते हैं, ऊपर से संयोग से बाबा जी भी थे। तो हम भी बड़े मतलब विश्वास के साथ बाबा जी के साथ बैठ के, कभी उनके बैठ दबाते, कभी कुछ ऐसी मान्यता थी कि बाबा जी को कोई ज्ञान की गोली होगी वो हमें दे देंगे। तो ऐसा मतलब जैसे जैसे मान्यता बनती है ऐसी हमारी मान्यता है। और वो बाबा जी के पास बैठे तो बाबा जी पूछते हैं कि हाँ बेटा सुन के भाई मुझे कोई अच्छी बात सुनाओ। और अच्छी बात हमें पता नहीं, कुछ बाबा से करने आए हैं, उसी करने में ठीक है। तो पहला दिन निकला। फिर दूसरे दिन काफी सारे लोग बाबा जी के पास इकट्ठे होते थे। तो जैसे सब उनके पैर दबाते, मेरा भी मन करता भाई मैं भी थोड़ा नजदीक जाके उनके पैर दबाऊं, तो मैं भी पैर दबाने शुरू करती। तो एक दिन मैं बैठा था उनके साथ, तो पैर दबा रहा था, मैं बड़ी ताकत से पैर दबा रहा था, बहुत ताकत लगा रहा था। तो आराम से जब ये पैर दबाया थोड़ी देर मैंने, फिर उन्होंने आराम से ऐसे दूसरा पैर कोई बात नहीं करते रहे। हम भी बड़ी मतलब मन से पैर दबाते रहे, मतलब कुछ बात होगी, कुछ बात होगी। तो बाबा जी के मुंह से सेंटेंस निकला, इसमें हमको तो आनंद आ रहा और तुम्हारा कोई उपकार होगा, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं। और हमारे तो कपड़े से होता है ये बात बनती है भाई। पहली बात
बात बोले कि कोई अच्छी बात सुनाओ, दूसरी बात ये लगती है कि भाई इसमें हमारा तो आनंद है, तुम्हारा कोई उपकार नहीं है, हम खा लीजिए। फिर हम इनके पास गए, मतलब क्या है समझ में नहीं आई बात, भूख लगा के अपना मन स्थिर करो। चलो जी, 7वां 8वां दिन आ गया, शिविर खत्म हुआ, वहाँ पे मूल्यांकन हुआ, जो भी बात हमने जैसे भी रखी वहाँ पे। तो लेकिन जब शिविर से वो लोग जाने लगे तो ना आंखों से आंसू आ गए। तो तीसरी बात ये आती लगी कि यार घर में कोई जाता है बस में, चलो भी छोड़ो, हाय भाई कर देते। यहाँ ऐसा क्या हो गया कि 7 दिन रहे, इतना मतलब भाव सा आ गया लोगों के प्रति, जब जा रहे तो हमारा मन कर रहा है कि मुंह करके थोड़ा रो ले। ठीक है, और सब इन सब जनों के साथ हम वहाँ से चल दिए। चलते चलते फिर मैं दिल्ली पहुँचा, मैंने इनसे कही कि मतलब अभी मैं रायपुर गया हूँ, थोड़ा झंझट सा पड़ गया, ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो। तो कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद शायद दूसरा शिविर हुआ। तो 2008 में फिर वो दूसरा शिविर हुआ, तो हम दोनों साथ में गए बच्चों के साथ। तो हमने वहाँ पे जाकर के शिविर किया। तो बाद में हमारी चीज़ तो काम की है, लेकिन झंझट ये था इसको चला कैसे जाए। तो ये समझ में छोड़ नहीं आ रहा था कि इसको कहाँ से पकड़ें, कैसे शुरुआत करें, क्या करें। तो वहीं रायपुर से ना मेरे मन में एक बात बैठ गई थी कि काम बढ़िया है, करने वाला काम तो करेंगे तो जरूर, मन में भाव बन गया था। लेकिन बात वही थी, ये समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें। अभ्युदय संस्थान नाम भी सज गया था दिमाग में, किसी नाम से करना। तो 2006 में रजिस्टर्ड भी करा दिया अभ्युदय संस्थान के नाम से, नहीं था। तो ये जो जिस पोर्शन में ये शिविर चल रहा ना, ये टेढ़ा सा खेत था हमारा, इसमें मसूर हुआ करती थी। बाकी सब में गेहूं वगैरह कुछ ना कुछ लगता था। तो ये खराब से ऐसा समझ के इसको छोड़ देते थे और मसूर बो दिया करते थे इसमें 12 का, यहाँ जो 12 लगा हुआ है, ये 12 का। तो मैंने ना इसलिए ये सोच के कि 30 बाई 30 का छोटा सा हॉल बना लेते हैं, और जब भी कभी भैया को समय होगा आएंगे तो अपना शिविर या गोष्ठी जैसा भी कुछ बातचीत हुई वैसा करेंगे। अब ये 30 बाई 30 का हॉल, पिताजी है छोटा है, छोटा सा क्या कोठरी बना रहा, कोई बड़ा बना रहे, कोई गाँव का है, कोई वैसे ठोस प्लानिंग नहीं। इसने कहा इधर को बढ़ा दो, उसने कहा उधर को बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दिया। कोई प्लानिंग नहीं। 32 बाई 30 का एक कमरा बनाना, क्यों बनाना, जीवन विद्या का कार्यक्रम करना, ऐसा करके हमने ये बनाने के बाद ये भी आते रहे, क्योंकि ये उस समय गुजरात और राजस्थान की तरफ व्यस्त जा रहे, तो रायपुर वगैरह में उनसे बात करते थे, देखते ही हर बार ऐसे बोल के चले जाते। पिताजी कहने लगे जगह खाली पड़ी, इसमें शादी कर लिया करो। तो इसमें फिर कुछ प्रोग्राम था, 11 शादी हमने गाँव की करी। वो शादी करने के बाद जो झंझट वंझट फैला, तो मैं कभी शादी भी करूँ। तो 2015 में जब दिल्ली में एक कार्यक्रम टीचर्स का स्टार्ट हुआ, तब यहाँ से इस कार्यक्रम की दोबारा से शुरुआत हुई, बड़ी गहराई के साथ शुरुआत। और जब से ही हमारी इस कार्यक्रम में गति बनी, हमारे को भी समझ का जो लेवल था इस कार्यक्रम के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा इसे कनेक्ट कैसे, कि बार बार बात आ रही है कि 4:30 से 5:30 का जब कैसे लगना चाहिए, कहाँ कितना चीजें आ जाती हैं, लेकिन टर्न लेना बड़ा भारी पड़ जाता। तो यहाँ से ये स्पष्टता बनी कि हाँ यहाँ इसी से रास्ता निकलता, और बड़ा धीरे धीरे सहयोग से निकल जाएगा। जब से अभी तक आज तक हम इसी यात्रा में आपके साथ हैं। बहुत नहीं वो तो मैं आ गया ना इनके साथ। ये तो लाने के लिए थे। मैं खुद चला गया। भैया पहली शिविर कौन ले रहा था? भैया पहली शिविर किसकी थी? तुम भैया ले रहे थे? प्रभावित हो गया। नहीं, कौन ले रहा था? कब तक बड़ा अच्छी बात रही कि मेरे को ना थोड़ा सा बाबा जी से बारे में ये सुना था कि आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान है, तो मैं कहा चलो बाबा जी से चर्चा कर लेते, थोड़ा सा हाथ बात भी दिखा लेते, नाड़ी वगैरह देख लेते हैं बाबा जी। तो मैं सुबह भैया ने कहा कि जल्दी देखते हैं तो दिखा लेना। मैं उनके पास चला गया कि मैं बाबा जी मुझे अपनी नाड़ी दिखा। ठीक है, तो उन्होंने हाथ पकड़ा, ऐसे नाड़ी देखी, 2 मिनट आँख से बंद करे, तो बोले ना तुम्हारी जो एक नाड़ी है वो बाई बर्थ छोटी है दिल की। और हम ये सुन डर के सुन के कि दिल का मामला है वो भी बात ऐसी बोलती है। तो मैं ठीक है जी, तो हम बाबा इसके लिए क्या करना हो, करे हम दवाई दे देंगे,
तो बाबा जी ने दवाई दी। इतना मुझे भी अंदाजा नहीं था कि बाबा जी की दवाई बहुत कॉस्टली है। तो अब 10-12-15 हज़ार रुपये हमारे पास थे उस वक्त पे। तो हमने कहा कि ठीक है बाबा जी मैं पैसे दे देता हूँ। तो बाबा जी ने हमारे को 6 महीने की दवाई दी और दवाई का दाम बताया 12,500 रुपये। तो अब दिल्ली जाना था तो मैं कहा 2-2,500 रुपये जेब में भी चाहिए, 10,000 रुपये बाबा जी को दे देते। तो हमने कहा बाबा जी ये 10,000 रुपये हैं, जब हम दोबारा आएंगे या भैया आएंगे हम लोगों को 2,500 रुपये को पहुँचवा देंगे। बाबा जी बैठते हैं, कह रहे ये पैसा हम तो तुमसे नहीं जीते। हमने कुछ रुपये में ठीक है बाबा ने रिबेट दे दी। बाबा बोले नहीं, ये पैसा हमारा तुम्हारे ऊपर ऋण है, इसको हम अपने तरीके से वसूल लूंगा। तो ये 2015 में पता चला कि ये वसूली हो रही है। जन्म की वसूली, पर वो वसूली जिसमें तृप्ति मिलती है वो भी मिलेगी। 2,500 बाकी रखे 12,500। वो 2 करोड़ में पड़ा। अच्छा ही और जिंदगी सच में फ्री है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम है दीपा और लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं सबकी लाइफ में और वो भी चलती रहे हमारी लाइफ में। लेकिन ये मैं मतलब बहुत बड़ी वो मानती हूँ भाई साहब और दीदी की, बहुत कृतज्ञता मानती हूँ कि मतलब हमें एक ऐसा मार्ग मिला चलने के लिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना बनाया मिला कि अब हमें उस पर चलना है और उसी पर चलने की कोशिश करें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अजय है। मैं मूल में हरियाणा का रहने वाला हूँ, सोनीपत, लेकिन कुछ समय से मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो छोटा सा परिवार है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। श्रीमती है, वो टीचर है दिल्ली शिक्षा विभाग में। 2 बेटे हैं, दोनों की शादियाँ हो गई, तो इसलिए वहाँ से एक तरीके से मैंने चेंज हो गया। एक पारी मेरी हो गई। मेरी शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई। परंपरागत जिसे हम लोग सभी के साथ में हुआ ही है। हम लोगों ने सबने उस दौर को देखा ही है कि जहाँ पे कुछ पैसे की कमी रही है और मन में कुछ ऐसी आशा कि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो शायद कुछ अच्छा कर पाएंगे। ऐसा कुछ सोचते हुए कुछ काम किए, अलग अलग फील्ड में काम किए, कंप्यूटर से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, शेयर से लेकर के, गारमेंट से लेकर के, बहुत सारे फील्ड में काम किए। तो उसमें ठीक है, हैंडसम सेटिस्फैक्ट्री मनी जो रहती है वो अपने पास आ भी गई, लेकिन कहीं सुकून नहीं था इस बात को लेकर के, कुछ मन में खालीपन रहता ही था। तो इसके बारे में और तो ज़्यादा कोई नहीं जानता था, लेकिन श्रीमती जी को इस मामले में पूरा पता था कि इसको पैसे से तृप्ति तो कम से कम नहीं मिलती है, क्योंकि पैसे की दुनिया में वही था कि सुबह निकलो, कुछ करके आओ, फिर शाम को आकर के फिर नेक्स्ट डे को वही गए। तो धीरे से हुआ ये कि यहाँ पे SCRT के अंदर एक कार्यक्रम था भैया का, सोम भैया का, तो उसमें उनका जाना हुआ। तो वो 2 दिन का कार्यक्रम, तो दूसरे दिन वो मुझे ड्राइवर बना के लेके कि देखो मेरे पास ना कोई कन्वेंस नहीं है और आप मेरे साथ चल सकते हो तो बड़ी मेहरबानी है। तो मैं उनके साथ में SCRT चला। तो वहाँ जाकर के बोलते कि ज़्यादा देर का कार्यक्रम नहीं है, आधा-पौना घंटे का कार्यक्रम है, अगर आप देख लो, आपको जाकर के वापस आना है तो देख लें, और नहीं तो फिर आधा-पौना घंटे में फ्री हो जाए। तो मैंने सोचा कि आधा-पौना घंटे की बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं भी बैठ के देख लेता हूँ। तो मैं बैठा शिविर में, तो शिविर में सुनने के बाद में फिर एक अलग तरीके का ऑरा बनता है। तो भैया का कुछ अपना एक पेज भी, तो उसमें मुझे लगा कि बात तो कुछ काम की है, लेकिन एक क्वेश्चन ने मुझे हिलाया। भैया ने कहा कि हम लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, मैं पैसे की दुनिया से आया। तो मुझे लगा कि बिना पैसे के ऐसा कैसे हो सकता है, तो नीचे कोई ना कोई तो पाइपलाइन जरूर हो, ढूंढते हैं। और ढूंढा, कुछ नहीं मिलने वाला था वहाँ पे, कुछ था ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। मैंने दिल्ली के तकरीबन 300 लोगों ने RTI लगाई इस चीज़ को लेकर के, संस्थान को और भैया लोग को लेकर के।
कि दिल्ली सरकार या ऐसे किसी विभाग से भैया लोगों को क्या मिलता है, तो वहाँ से कुछ नहीं निकलना था क्योंकि मिलता ही नहीं, हकीकत तो ऐसा ही। तो धीरे से हुआ ये कि मुझे फिर यहाँ हापुड़ के शिविरों में आना शुरू हुआ, यहाँ से फिर धीरे धीरे भैया के सानिध्य में मुझे बहुत कुछ समझने को मिला। लेकिन इसका सारा श्रेय मुझे यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय अगर मैं किसी को दे सकता हूँ तो मैं अपनी श्रीमती को दे सकता हूँ। उन्होंने बहुत दम लगाया मुझे उससे निकाल करके यहाँ तक पहुँचाने में। और फिर अगर मैं ज़्यादा देखूँ तो जो मुझे आगे का रास्ता जो मेरा प्रशस्त किया, उसके लिए मैं आदरणीय सोम भाई को, जिनको कहने में उन्होंने अपने आप को कभी गुरु पद में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मैं उनको गुरु तुल्य ही देखता हूं। तो उन्होंने हमेशा इसी बात को स्वीकार किया कि नहीं, बड़े भाई के रूप में आप स्वीकार करें तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन मैं उनको बड़े भाई के साथ साथ गुरु के स्थान पे भी मैं उनको देखता हूँ। इसलिए मन में वही भाव रहता है। तो एक दिन मैंने कहा कि भैया मुझे ये बताइए कि आगे के लिए क्या होगा। तो मैंने कहा कि अपनी उपयोगिता को निश्चित करो। तो फिर मुझे समझ में आया कि उपयोगिता मतलब मेरी भागीदारी क्या रहेगी। तो फिर मैंने संस्थान को ऑन किया और तब से यहाँ पे तकरीबन जितने शिविर होते हैं मेरा ऐसा मन रहता है कि मैं उन सभी शिविरों में यहाँ पे रहूँ और जो मुझसे बन पाता है उसको मैं लेकर के आगे भी बढ़ूँ। और आप सब लोगों के साथ में एक मन रहता है कि आप लोग आते हैं तो मेरी जागृति के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती के कारण मुझे भैया लोगों का सानिध्य मिलता है और मैं उसमें बैठ करके अपनी जागृति के रास्ते को प्रशस्त कर पाता हूँ और उसको समझता हूँ। इसलिए मैं आपके प्रति भी अपनी सतर्कता प्रस्तुत करता हूँ। तो बस ऐसा ही है थोड़ा। और इसमें ज़्यादा योगदान मेरे परिवार का है, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बिल्कुल फ्री किया कि विद्या और विद्या से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम रहेगा तो आप घर की तरफ से निश्चित होकर के जाएं, और इसमें हमारी पूरी सहमति बड़ी। और कोई किसी का आ जाए संक्षेप में फटाफट कर आइए। नमस्कार सभी को। तो मेरी यात्रा बहुत संयोग से शुरू हुई, ऐसा मैं देख पाता हूँ कि बचपन कुछ इस ढंग से गुजरा कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि कुछ खोजना है, ऐसा कभी असल में देखो तो कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। तो जैसे ऐसा मानते हैं कि एक परिवार का वर्तमान 3 पीढ़ी होता है, तो एक पीढ़ी में भी कोई अच्छा कदम उठता है तो वो आगे जाके फैलता ही है। मुझे लगता है कोई बुरा भी करता होगा तो फैलता ही होगा। तो हमारे पिताजी टिहरी में हाई स्कूल किए और वो अपने ज़माने में जो भी आज़ादी का आंदोलन जो भी कुछ कर सकते थे वो किया उस उम्र में। तो उनको पढ़ना था और उनको नौकरी मिल गई थी हाई स्कूल में। तो दादाजी, मैंने नहीं देखा था, दादाजी ने कहा कि भाई अब बढ़िया हो गया, नौकरी कर लो, प्रिंसिपल बन रहे थे हाई स्कूल में कहीं। तो पिताजी ने कहा मुझे पढ़ना है। तो दादाजी ने कहा कि ठीक है भाई, अब जब तुम पढ़ना है तो तुम जाओ फिर। तो ऐसा पिताजी बताते हैं कि उनको 10 रुपये देकर के विदा किया। और मुझे लगता है कि वो जो एक कदम था कि दादाजी ने पिताजी को उस तरफ जाने दिया जिधर वो जाने देना चाहते थे। पिताजी गांधी से बहुत प्रभावित हुए और फिर पूरी ज़िंदगी तो पिताजी ने भी आगे पढ़ाई की और फिर प्रोफेसरी की, फिर विनोबा जी के साथ कुछ काम वाम करते हुए फिर ये उनको ये दिखाई दिया कि स्वावलंबन से ही हम समाज में प्रगति में कुछ कर सकते हैं। तो फिर सारी संस्था उसका छोड़ करके और ऋषिकेश में 1 एकड़ जमीन ली और फिर पूरी ज़िंदगी खेती बाड़ी करते हुए और जो भी वो गांधी जी के विचार को फैलाने के लिए जो भी वो कर सकते थे, तो व्यक्तित्व के रूप में या भागीदारी के रूप में वो एक राष्ट्रीय स्तर पे जो उनकी संस्था है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव में हुआ करते थे। तो ये देखता हूँ कि मैं नाम के लिए कभी मुझे उस तरह से संघर्ष नहीं करना पड़ा जिसके लिए ज़्यादातर हम लोग अपनी पहचान क्या होती है। तो बचपन से वो पहचान का झंझट तो कभी रहा नहीं। मतलब स्कूल में भी गए तो वो बवना जी का लड़का और उस तरह की चीज़ें और फिर वो पढ़ने लिखने का एक शौक, ये सब चलता रहा। तो ऐसा कुछ खोज जैसी कभी थी नहीं और अपने को लगता था कि यही बढ़िया जिंदगी है, अपना बढ़िया खेती बाड़ी करो, और ऐसा वो शौक भी था बचपन से।
संयोग से ऐसा हुआ कि एक दोस्त के साथ बिजनेस शुरू किया, क्योंकि अपने को इलाके गांव में ही रहना था और गांव में ऐसे ही रहने का मन होता था। तो इसलिए दोस्त के साथ इसलिए बिजनेस शुरू किया कि लोग नौकरी के लिए ये ना बोले कि भाई कुछ काम करो। संयोग से वो बिजनेस चला नहीं, तो अब क्या किया जाए, तो फिर बाकी दोस्तों ने सलाह दी कि देखो तुम्हारा जीके बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ों का पढ़ने का बड़ा एक शौक था, तो जिसको जीके बोलते हैं वो थोड़ा ठीक ठाक था। तो दोस्तों ने कहा कि तेरा जीके ठीक है, बाकी परसेंटेज तो उतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि उस तरह की पढ़ाई में ध्यान नहीं था, तो तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो। और सिविल सर्विस में परसेंटेज नहीं मांगते, तो मुझे वो थोड़ा सौदा ठीक लगा, क्योंकि उसमें परसेंटेज नहीं है। तो अपने प्लेन दिए थे, तो हमने वो पढ़ाई शुरू की, और उस पढ़ाई के संदर्भ में मसूरी एक संस्थान है सिद्ध, वहाँ जाना हुआ 2004 में, क्योंकि वो एजुकेशन पे कुछ काम कर रहे थे। तो अपनी डील ये हुई थी कि मैं उनकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूँगा और बदले में कुछ जो भी वो बोलेंगे मैं कुछ उनकी मदद किया करूँगा। तो 2004 में ये यात्रा शुरू होती है, और 2004 से पूरे संस्थान ने जीवन विद्या को स्वीकार किया था अपने आगे के कार्यक्रम के लिए, शिक्षा के कार्यक्रम के लिए। तो वहाँ ये सौभाग्य था कि पूरे साल भर 3-4 शिविर होते ही थे, और लगभग सभी प्रबोधकों के शिविर हम लोग सुनते ही थे। उसमें उसकी भागीदारी रहती थी मैनेजमेंट में भी और सुनने में भी। तो ऐसी एक यात्रा रही। लेकिन ये भी ठीक है कि शुरू में अपने को लगा कि क्योंकि एक तो वो जो एक पृष्ठभूमि है गांधीवादी, तो अपने को क्या है जज करने की आदत थी लोगों को, और अपने को वो लोग ज्यादा बढ़िया दिखते थे जो थोड़ा खादी का कुर्ता पजामा पहने हो और थोड़ा सादगी से रहते हो। तो अपने को वो लोग थोड़ा जल्दी भाते थे और वो लोग जल्दी पकड़ में भी आते थे ऐसा। और उससे पहले अच्छा सिद्ध की खासियत ये थी कि वहाँ कभी मतलब छोटी मोटी चीजें तो आई नहीं, वहाँ जो भी आया बहुत अपने जीवन में किसी ने कोई बहुत बड़े स्तर को छुआ था। किसी ने अगर धर्मपाल जी का नाम सुना हो या रविंद्र गुरु जी का नाम सुना हो या सामदोंग रिम्पोछे, तो हमको आदत ही शुरू से ऐसे लोगों को सुनने की थी, है ना। और खूब सुनते थे और खूब चर्चाएं करते थे, उसमें मजा भी आता था। बदले में अच्छा वो जो काम था वो बच्चों को पढ़ाने का मिला था, तो उसमें थोड़ा मजा भी आने लगा था। तो इस दौरान ये तो हो गया था कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को पढ़ाने में जो रस आने लगा, तो वो सिविल सर्विस का तो वो निकल गया। तो ये तय हो गया कि आगे तो पढ़ा एजुकेशन में ही कुछ करेंगे और सिद्ध में काम भी थोड़ा ठीक होगा। तो उसी परंपरा में जब दर्शन आया, जीवन विद्या आया, तो हम इसको भी इसलिए सुन रहे थे कि बहुत सारी चीजें सुन रहे थे। लेकिन शुरू में ये स्वीकृति इसलिए नहीं बनी क्योंकि शुरू में जीवन विद्या में जो लोग आते थे वो ज्यादातर IIT से निकले हुए या शहरी क्षेत्र के लोग आते थे। तो अपने को लगा कि ये बहुत ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें जो अपने काम की नहीं है या जो कम से कम काम के लेवल की काम की नहीं है। तो वो घटना मुझे याद आती कि मुझे कब क्लिक हुआ कि ये बात काम की है। मेरे एक मित्र हैं महादेव जी, जिन्होंने मेरी गति इसमें बढ़ाने में बहुत मदद की, क्योंकि वो काफी लॉजिकल आदमी थे, अभी भी हैं, मतलब बहुत अच्छा लॉजिक। तो उन्होंने कहा कि देखो क्या कहते हैं कि ऐसी उस पर बात चल रही थी मृत्यु पे और जन्म पे, और मुझे बचपन से एक चीज हमेशा परेशान करती थी, क्योंकि घर में क्या है राधा स्वामी वालों का वो है माँ जी और नाना जी तरफ। तो राधा स्वामी में क्या है 84 लाख योनियों का बहुत हुआ है, और जगह जगह मतलब हर बार हर किसी उसमें ये आता था कि भाई मतलब ये जो होगा आप जो है अगले जन्म में क्या बनोगे ये कोई और तय करेगा। ये मेरे को कभी पकड़ में नहीं आता है ना, कि मतलब अगले जन्म आप जानवर भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चन बना हुआ था, कभी उसको ऐसे खोलने नहीं गए, पर उसकी बात ने हमेशा एक रोका हुआ था इन चीजों। तो एक दिन हम शिविर के बाद चर्चा होती थी, महादेव जी में एक कमरे में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि तुमको पता है कि इस बात का क्या मतलब है कि बैक गियर नहीं होता, ऐसा एक शब्द आया। तो मैंने कहा क्या बोलने का मतलब है? बोलो कि देखो एक बार मानव बन गए तो फिर बैक गियर नहीं, फिर मानव ही बनोगे। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मतलब ये क्या बात है, ये क्या कौन गारंटी दे रहा है, मतलब ऐसी गारंटी मिल जाए तो है ना, इसमें बहुत बड़ी बात है। तो फिर इस पर हमारी बहुत चर्चा हुई और फिर रात भर चर्चा हुई, फिर शायद अगले दिन शिविर में हमने इसको और कंफर्म किया होगा। पर ये बात मुझे बहुत छू गई कि हाँ मतलब ये डिजाइन है ऐसा कि एक बार आप इस
मैं आगे तो इसने मुझे बहुत आराम पहुंचाया, बहुत रिलीफ पहुंचाया, एकदम ये स्वीकार हो गई, मतलब इसके तर्क वर्क कुछ नहीं बना, एकदम स्वीकार हो गई। फिर इसको बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया और सुनते सुनते ऐसा तो नहीं कि सारी चीज पकड़ में आई, लेकिन फिर ये पकड़ में आया कि जो प्रश्न हमारे सामने मौजूद होते हैं उस समय, मतलब एक प्रश्न तो वो होते हैं जो वातावरण में बनते हैं, जैसे अभी शिविर में है तो बहुत गहरे प्रश्न भी बन रहे हैं, पर सामान्य जिंदगी में यहाँ से बाहर जाने के बाद हमारे तो निजी सामान्य ही प्रश्न होते हैं। तो मैं क्या है बचपन से मतलब अपने स्कूल के जीवन में बहुत पीड़ित विद्यार्थी रहा है ना। मैं 6 से 8 तक की जो एजुकेशन रही उसका मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से वो भूतकाल की पीड़ा के रूप में रही। वैसे मैं 6ठी में मतलब ऐसा बोलते हैं कि मैं था पढ़ने में, ऐसा मुझे बाकी लोग बताते हैं, क्योंकि मैं 6ठी में अपना भाषण लिख सकता था और 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरा भाषण होता था और वो अपने आप में एक स्पेशल आइटम होता था, ऐसा मुझे बताते हैं कि ऐसी मेरी। लेकिन 9 तक आते आते मैं ये सब भूल गया, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई में जो ज़्यादातर होमवर्क करना और ये कॉपी बनाना वो पसंद नहीं था, तो इस वजह से काफ़ी प्रताड़ित था। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाने के लिए में रुचि आने लगी तो मैं ये चाह रहा था कि बच्चों के साथ कैसे काम करूं। जो मतलब सिविल के बाद जो प्रश्न खड़े होते थे, सिविल में तो अलग अलग तरह के प्रश्न खड़े होते थे, पर सिविल में जो प्रश्न खड़े, सिविल के बाद जो प्रश्न खड़े होते थे कि बच्चों के साथ काम कैसे किया जाए। तो क्योंकि पहली स्वीकृति ये बन गई थी कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं बच्चों के साथ तो नहीं करूंगा, ऐसा इससे यात्रा शुरू हुई। तो नहीं करूंगा ये तो सेट हो गया कि अच्छा मतलब इनको इस तरह से टॉर्चर नहीं करूंगा या इस तरह से इनके साथ वो जो भी मेरे साथ हुआ उस तरह की घटनाएं नहीं करूंगा, तो फिर करूंगा क्या। तो ये जो भय वाला मामला है, ये 4 भय वाला मामला मेरे को समझ में थोड़ा सा इस पर पकड़ मतलब जो बात स्वीकार हुई तो ये समझ में आया कि बच्चों को प्राण भय नहीं होता, पद भय नहीं होता, धन भय नहीं होता, तो भय क्या बच्चा, क्योंकि स्कूल में बच्चों को डर लगता है, ये दिखता है, बच्चों को अपने से कोई हेजिटेशन है ये दिखता है। तो ये स्वीकृति बनी कि हाँ बच्चों के अंदर मान भय। तो फिर सारी यात्रा यहाँ से शुरू हुई कि ये बच्चों का मान भय कैसे खत्म किया है ना। तो फिर ये पकड़ में आया कि मानव है और मानव के साथ कैसे बात करनी है। तो इस तरह से अपनी यात्रा शुरू होती है और 2004 से 2009 तक सिद्ध में रहे। उसके बाद इस आधार पर अलग अलग स्कूलों में बात हुई, बीच में कुछ कनेक्शन टूटा। फिर संयोग से घर में मेरे भतीजे हैं जो 4 साल इंजीनियरिंग की जॉब करने के बाद उनको भी कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है मामला, तो फिर उन्होंने बातचीत शुरू की। तो फिर उनको भी विद्या का परिचय मिला। फिर वो थोड़ा स्पीड में रहा तो उसने फटाफट से शिविर किया, फिर 6 महीने का अध्ययन किया। फिर उसकी पत्नी ने भी अध्ययन किया 6 महीने का। तो फिर जब वो वापस घर आए तो फिर से परिवार वैसे अपने पहले से संयुक्त भी था, लेकिन वो एक परंपरा में जो पिताजी की वजह से कोई संस्कार था उस वजह से था। तो अब जो हम इकट्ठा हुए उससे थोड़ा और मजबूती मिल गया। अब हम अभी भी इकट्ठा ही हैं, तो उसकी वजह से मेरा और थोड़ा गहराई से अब जुड़ना हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा मतलब शिविरों में जाना थोड़ा लगभग बंद हो गया था, क्योंकि वो एक जीविका का प्रश्न जो रहता है वो चलता ही रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब बहुत मिला है, बहुत मिल रहा है और बहुत मजा आ रहा है। धन्यवाद। वो कंटेंट आपके लिए नया भी था, वो कंटेंट में अपने आप को मन बिठाना थोड़ा सा नएपन की वजह से थोड़ा समय भी लगा, कई बार अरुचि भी हुई होगी, लेकिन ये भी है कि जरूरी भी है, दवाई है तो लेना ही होगा। तो लेकिन अब जो आगे चलेंगे ये बेस बनने के बाद में आगे वाला कंटेंट हमको बहुत आराम से भी पकड़ में आएगा, हमारी कनेक्टिविटी भी बनेगी, हमारा अधिकार भी बनेगा। ये जो मौका बना है 1 महीने के लिए हम साथ में रह पाए और उसमें लगातार अपने समझने का, व्यक्त होने का काम बना रहे, ये मौका आराम से नहीं मिलता और इस तरह का संयोग, इस तरह का सुंदर एक बढ़िया संयोग नहीं बनता। तो मेरे को लगता है कि अब जम के मेहनत किया जाए, व्यक्त होने का अवसर भी पर्याप्त है, समझने का अवसर भी पर्याप्त है। तो इसमें हमारी झिझक निकल जाए, हमारे भीतर के जो भी हिंदी को लेके और शब्द को लेके और उसको लेके जो भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक बात तो करना ही होगा। तो सवाल मन का नहीं है कि मेरा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बात ठीक है तो मन लगाना मेरी जरूरत है और मन को ठीक से उसमें लगाए। और तमाम बड़ी उम्र के लोगों को
को देख के हमको भरोसा होता है कि नहीं यार। वो अभी मैं पूछ रहा था इनसे भैया से, वो दीदी नहीं दिखाई दे रही हैं बड़ी वाली, और उनकी वो पोती भी दिखाई नहीं दे रही। मेरे को तो कम दिखाई देता है, भाई पूछने दिया दीदी नहीं दिखाई दे रही। मेरे को तो क्या है, जो बस सामने है बस वही दिखते हैं, जिनको आना आ जाओ, जिनको चले जाना है चले जाओ, काम चलता रहता है। तो मैं कहा हाँ, तो मैं इनसे पूछा मैं क्या हुआ दीदी चली गई। बोले वो 7 दिन के लिए आई थी, पर 7 दिन में उनको ऐसा लगा कि अब महीना ही रहना है, कपड़े लेने गई। सर सेम चीज मेरे हस्बैंड के साथ भी हुई है। अच्छा 2 दिन अच्छा वो 2 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, तो और वो भी मुझे याद है कि पिछला सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ। कोई बात नहीं आप नहीं माफ। ये ले लो। तो लास्ट टाइम जब आपका शिविर हुआ था सितंबर में, तो मैं 1 दिन पहले चली गई थी। तो आपने ये सवाल किया था कि 1 दिन पहले क्यों जा रही हो, तो तब मेरे हस्बैंड को उससे पहले दिन भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आ सकते हो तो आ जाओ। मेरी इच्छा थी कि एक बार सुन लें, तो उस दिन उनको छुट्टी का बन पाया सिस्टम, तो वो आ गए। तो अब उनके साथ जाना ज़रूरी था, तो भैया ने मुझे बोला था क्यों जा रही हो। मैंने बोला कि एक ना ये इन्वेस्टमेंट है, तो शायद 1 दिन मैं पहले जा रही हूँ, पर शायद उनको मैं आगे ला पाऊँगी, इसलिए जा रही हूँ। तो इस बार जब भैया का अध्ययन शुरू हुआ, तो मैंने बोला, तो उन्होंने बोला मैं 2 दिन की छुट्टी दी है। तो यहाँ पर आने के बाद 2 दिन के बाद उन्होंने 3rd डे तो अपने आप से अप्लाई कर दिया, बट आगे सेंक्शन नहीं हुई। तो फिर रात को ये वापस गए हैं और मुझे फिर इन्फॉर्म कर रहे थे कि मैं आगे 15 दिन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, ताकि मैं इसको पूरा कर पाऊँ। तो ये ऐसा होता है बहुत बार कि हम जो चाहते हैं ना, और यहाँ पर आकर यही जीवन लेते हैं, हमें मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो सच में मतलब पूरा होता हुआ दिखता है कि हम जो चाह रहे होते हैं वो सच में व्यवस्था हमारे लिए अपने आप ऑटोमेटिकली करती जाती है। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं और कहाँ कैसे आपकी बेटी वहाँ गुजरात में पालिता ना, मतलब पहले वो बहुत विरोध करती थी इस सब चीज़ों का। कहती थी कि मतलब किचन में आपकी हेल्प कराने आती हूँ और आप जो है ये रोजाना सुबह लगाकर छोड़ देते हो हमारे लिए, क्या मतलब आप कितना फॉलो करती हो, ये है कुछ बहुत सारे सवाल उठते रहते थे। पर मैं ये कहा करती थी कि ना सोना, प्रोसेस तो बड़ा स्लो है, मेरे अंदर भी धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, ये मत सोच के चल कि मैं जो है एकदम बदल जाऊंगी। पर जो मेरे सवाल हैं वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे लगती थी सच में कैसे रही हैं व्यवस्था में, कुछ चीज़ें दिमाग में आती थी और ऐसे लगता था कि उसके लिए कई बार मैं भगवान जी के माथा टेकती थी, कई बार ये सोचती कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, पर वो सब चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट हो रही हैं उनके। अब मुझे पता चल रहा है कि हम सबका आपस में कैसे कनेक्शन है और ऊपर स्पेस का हमारे लिए कितना बड़ा योगदान है, सब कुछ कैसे सॉर्ट आउट होता जा रहा है। तो सब चीज़ें बहुत खूबसूरत हो रही हैं। मतलब बेटा अपने आप से जाकर, वो यहाँ पर मौका नहीं मिला, कहना दोनों इकट्ठे नहीं जाते, तो वो अशोकोपाला सर का वो पालमपुर चला गया बेटा, और वो इतना इम्प्रेस हुआ कि वो रोज आना गुण गाते नहीं करता, पापा आप भी इतना सुनो, बहुत अच्छा लगता है। और उसके अंदर जो परिवर्तन मुझे लगते हैं वो मतलब यूनिक है, कि मतलब लगता है कि अरे बच्चों में इतनी थमावट कैसे आ सकती है, और हर चीज़ का आंसर मुझे लगता है कि उनके पास मुझसे पहले और ज़्यादा खूबसूरत है। मैं अभी व्यक्त नहीं हो पाती हूँ, और शायद मैं बहुत ऐसा सोच रही थी मैं कुछ बोलूँ, पता नहीं अचानक कैसे खड़ी हो गई हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं व्यक्त तो हो ही नहीं पाती, बोल नहीं पाऊंगी किसी के सामने। तो पर ऐसा लगता भास हर चीज़ का हो रहा है, जो पढ़ रही हूँ, जो सुन रही हूँ, अभी उसको मैं व्यक्त करने के काबिल तो नहीं बनी हूँ, पर धीरे धीरे समझ महीने में कुछ तो हो जाएगा। इनकी बेटी भी आई, साइकोलॉजी वगैरह पढ़ती है, पढ़ाती है, उसमें भी जितना चेंज आया है, और लौट के शादी के बारे में जो उसका दृष्टिकोण बनना है, लड़का देखने के पहले पैरामीटर्स क्या थे और लड़का देखने के अब पैरामीटर्स क्या है, वो काफ़ी बदल गए। तो ये सुकून हमको आता है कि हमारे बच्चे सही दिशा में हैं और वो अपना अच्छा बुरा सोच पाएंगे, इससे हम बहुत आराम में आ जाते हैं। जी नमस्कार,
मेरा नाम शेरा मर्चेंट है, मैं नागपुर से हूँ। जीवन विद्या का जर्नी मेरी लमिया बहन ने शुरू करवाई थी और मैं आभारी हूँ लमिया जी के और कमल जी के। कमल जी हमें हमेशा बोलते रहते थे जीवन विद्या करना है, जीवन विद्या अपनी को सबको अपनाना है, और हम लोगों को ऐसे ही हंसी मजाक में टाल देते थे। फिर जब लमिया ने करके आई तो फिर हम सभी इस चीज़ में जुड़ना चाहें, क्योंकि हमें हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा खाली लगता था और कुछ करने की इच्छा और आशा रहती थी। कभी हम ये प्रोग्राम जाते थे, कभी सत्संग को जाते थे, कभी कहीं जाते थे, तो यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो एक जो खालीपन है या जो हमें हमारे सवाल है उसका जवाब कहीं ना कहीं हमको लॉजिकली दिख रहा है, क्योंकि लॉजिकल माइंड तो हमारा हमेशा चलता था, ऐसे किसी को भी मान लेना हमको जमता नहीं था। शेरा बहन नागपुर से लीडिंग आर्किटेक्ट है और इनके हस्बैंड तो बिजनेसमैन है, वो भी शिविर में पर आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे आके काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही है, अभ्यास हो रहा है, अभ्यास हो रहा है, अभ्यास भी हो रहा है और समझ रहे हैं, और उसको हमेशा मेरा ये रहता है कि किस तरह से मैं उसको अपनाऊं अपने जीवन में। और अभी देख भी रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी, अब मुझे दिख रहा है कि मैं क्रिया को देखती हूँ अपने मन की और चयन करने की कोशिश करती हूँ, या कम से कम 1-2 सेकंड 10 सेकंड तक सोच के फिर डिसीजन देती हूँ। तो मुझे भी लगता है कि एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग मैं ये चीज़ कर रही हूँ, वो मुझे काफ़ी डिफरेंस लग रहा है मेरे आप में। और जैसे दीदी ने कहा कि मैं व्यक्त बराबर से नहीं कर पाती, मम्मी को मेरा बहुत मन था भाई को और मम्मी को मैं यहाँ पे लाऊं, दोनों की अपनी अपनी जर्नी है, तो मैं व्यक्त नहीं कर पाती थी, पर मैंने मम्मी को फोर्स किया कि नहीं आपको जाना ही है, भाई को भी फोर्स किया। भैया जी ने पिछले निकोरा में उनको बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा उनकी गति है दोनों की। तो मम्मी आके बोलती है तूने मुझे बराबर समझा ही नहीं अब मुझे बस समझ में आ गया क्या चीज़ है। शी इज़ वेरी हैप्पी। तो इसी तरह हम लोग हमारे परिवार वालों को जोड़ते हैं, फैलाव करते हैं, कोशिश करते हैं। धन्यवाद। तो देखिए लगभग ये जर्नी दिखाई देती है कि परिवार से एक आता है तो फिर तो लगभग पूरा परिवार। तो ये भी लगता है कि जितने ऐसा भी एक हमारा कमल मनोज जी लगातार लगे रहते हैं, वो ऐप डेवलप कर रहे हैं और धीरे से उस ऐप में दिखाई देना शुरू हो जाए कि कितने परिवार पूरे के पूरे और अध्ययन के साथ चल रहे हैं और उन परिवारों में किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। कोई भी उनसे मिलना चाहे, देखना चाहे, समझना चाहे, क्योंकि लगभग हमारा विश्वास ही खो चुका है, साथ में चला जा सकता। इस विश्वास को वापस लौटाना कि अपनों के साथ ठीक से जिया जा सकता है और अपनों के साथ जीना और साथ मिलकर इवॉल्व होना, ये कोई परिवार का महत्व है। परिवार केवल एक होटल नहीं है जहाँ खाना बनता है और सो जाते हैं, है ना। तो जिस तरह की परिवार की स्थितियाँ जिस तरह की घटते 5 स्टार होटल में बदल गई। तो परिवार कोई जागृति की जगह है, परिवार कोई सुंदर जगह है, परिवार वो जगह है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। एक छोटे बच्चे को कोई आचरण मिलेगा, यदि हमारे आचरण को कोई जांच पाएगा और हम एक दूसरे के आचरण में इवॉल्व हो पाएंगे, तो वो परिवार के अलावा उसकी और कोई जगह। चलिए शानदार, बोलिए कहाँ पहुंचे उत्तेजना। तो मेरे को लगता है कि 2 भाग करते हैं। एक भाग ये है कि अभी उत्तेजना को लेके हमारी एक क्लैरिटी कंसेप्चुअल लेवल पे बन जाए वित्तेषणा को लेके, और फिर वित्त किसको स्वधन कहा गया है इसकी चर्चा बाद में करते हैं। बहुत विस्तार में जाएंगे तो यहीं से पूरा शिविर निकला। तो उत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा का इतना ही मतलब है जनबल, धनबल, यशबल। और जनबल का इतना ही मतलब है कि एक तो मेरे को लगता है कि सब चीज को मानव लक्ष्य के अर्थ में जोड़ दें। जैसे वो परिभाषा था व्यवहार का कि मानव के एकत्रित होने को, समूह को हमने व्यवहार का, तो उसको करते हैं कि मानव लक्ष्य के अर्थ में एकत्रित होने को व्यवहार का, तो ठीक हो जाएगा। मानव लक्ष्य के अर्थ में जो जनबल कामना है उसको उत्तेजना कहते हैं। मानव लक्ष्य के अर्थ में जो धनबल कामना है उसको वित्तेषणा कहते हैं। तो सारा फिर उसमें सेट हो जाएगा। मानव लक्ष्य क्या है? सभी मानव समाधानित हो जाए। मेरा जब सभी कह रहे हैं तो मैं उसमें शामिल हूँ। सभी परिवार समृद्ध हो जाए, मेरा परिवार भी उसमें शामिल है। समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलेगा नहीं। तो ये समझ में आया कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि मानव के पैदा होने के पहले उसमें सुखी होने की कामना पहले से मौजूद है, इसमें आपकी कोई भूमिका है नहीं।
उसी तरह से इसको पाया कैसे जाएगा, ये भी आपके पैदा होने के पहले से तय है। उसका नाम मानव लक्ष्य। तो जिस सुख की तलाश हमको है वो मानव लक्ष्य पूर्वक हमको उपलब्ध होता है ना। और मानव लक्ष्य का, अब यदि हम मानव लक्ष्य कह रहे हैं तो हमारा सहस्त्र पे क्लैरिटी बन गया है। तो ये समझ में आता है कि वननेस है। यहाँ पर वस्तु को कहाँ से काट सकते हैं? देखो एक बढ़िया चीज दिखाई देगी। जैसे जब हम सोलर सिस्टम को देखते हैं तो हमको प्लैनेट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम परमाणु की कल्पना कर रहे हैं तो हमको डॉट दिखाई दे रहा है, और ध्यान दे रहे हैं अच्छे इसमें पार्टिकल अलग अलग है। लेकिन बहुत दूर से देखते हैं तो ये ग्लास हमको एक ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम को भी जब बहुत दूर से दिखाई देंगे ये भी एक डॉट ही दिखाई देता है ना। हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक डॉट है, हमारी पूरी गैलेक्सी भी एक डॉट के रूप में हो गई यदि बहुत दूर से देख रहे हैं। इसका मतलब है बहुत नजदीक से देखने पे इकाइयां अलग अलग दिखाई दे रही है। बहुत नजदीक से देखेंगे तो किडनी अलग है, हार्ट अलग है, हड्डियां अलग है, लेकिन दूर से देखते हैं तो मानव एक ही दिखाई देता है। तो इस रूप में देखेंगे तो पूरा सोलर सिस्टम ही एक है, धरती ही एक है। तो फिर कहाँ हमारी फैमिली और कहाँ अपना पराया? तो धीरे से पता चलेगा ये पूरी धरती एक है, इसलिए मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है ना। समाधान सबके लिए, सुज्ञान भाग सबके लिए एक है ना। जब इन सब तमाम चीजों को देखेंगे, मानव मानव में समानता को समझेंगे तो पता चलता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरा एक परिवार हो जाए। इस पूरी धरती को हमने देशों में बांटा है, लेकिन धरती को तो काट नहीं सकते। हमारे पास कोई तरीका नहीं है धरती के दो टुकड़े कर सकते। धरती पे एटॉमिक वेपन भी यूज कर लेंगे तो ये सूरज बन जाएगा, लेकिन ये धरती धरती रहेगी। इसका मतलब है कि धरती को विभाजित करने का प्रकृति में कोई विधान नहीं है। धरती को विभाजित करने का विधान नहीं है, तो व्यवस्था के अर्थ में मेरे घर की सीमाएं, आपके घर की सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जहां तक मानवता का सवाल है और जहां तक साथ में जीने का सवाल है, वहां तो हम सब एक ही हैं, है ना। तो व्यवस्था के अर्थ में घर की सीमाएं अलग हैं, व्यवस्था के अर्थ में दो राज्यों की सीमाएं, दो जिलों की सीमाएं, दो देशों की सीमाएं हो सकती हैं, व्यवस्था के अर्थ में हो सकती हैं। लेकिन जब मानवता की बात करेंगे वो अखंड है, ये समाज अखंड है, ये व्यवस्था अखंड है, पूरी धरती का पर्यावरण एक है, पूरी धरती एक है। इसलिए धरती पे कुछ भी होता है वो सभी को प्रभावित करता है। यदि धरती पे जलवायु खराब होगी तो भारत में फर्क पड़ेगा, अमेरिका में नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यदि पूरी धरती पे पॉलिटिकल सिस्टम और बाजार में कोई गड़बड़ी है, उसका प्रभाव पूरी धरती पे पड़ेगा। आज कुछ भी है, पूरी धरती एक है और हम सभी प्रभावित हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हमको ये ध्यान में आता है कि सभी इकाइयां मतलब इस धरती पे ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जहां तक भी फैला है, सभी मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, सभी मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं। इसलिए सभी आपस में संबंधित हैं ही। इसलिए संबंध बनाना है, इस संबंध है ही, केवल पहचानना है। व्यवस्था बनाना है कि व्यवस्था है ही, केवल पहचानना। और व्यवस्था एक धरती का है कि पूरा सोलर सिस्टम ही है, पूरी गैलेक्सी ही है, पूरा ब्रह्मांड ही है। होने के ढंग से इतना विशाल है, मामला इतना विशाल है, जीने की जगह में हमारा मानसिक स्तर बहुत छोटा हो जाता है। अब तक तो कम से कम मान्यतावश हम अपने परिवार को अपना मान रहे थे, अब तो परिवार भी अपना नहीं रहा, वहां भी मैं ही हो गया, है ना। कम से कम शादी के बाद दो लोग, एक मन दो शरीर, एक जर्नी मान रहे थे, वहां भी दो की दो जर्नी अलग अलग ही है। दोनों का करियर भी अलग है, दोनों की मान्यताएं भी अलग हैं दोनों का। अब तो नाम भी, पहले तो कम से कम उस चक्कर में नाम बदलते थे, है ना। लड़की लड़के के घर में जाती थी तो उसका नाम बदल जाता था, दोनों का नाम। उसका आशय नहीं है कि दोनों बेसिकली एक बॉडी। अब तो इंडिविजुअलिज्म के नाम पे, है ना, हम सब कुछ अलग अलग ही है, साथ होने की कोई बात रह नहीं गई। इन तमाम चीजों को देखेंगे तो सच्चाई कहाँ है और हमारा जीना कहाँ है, उसकी दूरियां कहाँ हैं, यही हमारी पीड़ा भी है। क्योंकि सच्चाई को तो नकारा नहीं जा सकता है। यदि सच्चाई से मैं जितना दूर हूँ, सूत्र है स्वयं से स्वयं का विलगीकरण ही दुख है, और स्वयं के, है ना, स्वयं का अनुभव ही मोक्ष है। जितना मैं स्वयं से दूर हूँ, जितना मैं अपने आप से दूर हूँ, अपने आप से दूर हूँ का मतलब है कि मैं स्वयं को नहीं समझता हूँ, नहीं जानता हूँ। कुल मिला के शरीर मान के जीता, ऐसा हम सारा देखते हैं। तो कम से कम ये सारा पिक्चर खुल गया, ये सारा पिक्चर खुल गया। नहीं तो पिक्चर ही नहीं खुल रहा है। आत्मा के नाम पे कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, ईश्वर के नाम पे कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, वही हमारे लड़ने का कारण भी बन रहा है। तो काफी एक सुखद है। जितना देखिए, मैं इस बात को 20 साल से बोल रहा हूँ,
और मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है किसी बात को इतना लंबे समय तक कैसे बोला जा सकता, और ना मेरा इसमें इंटरेस्ट कम हुआ है, ना मेरी खुशी कम हुई है, ना मेरा रोमांच कम हुआ है। ये अद्भुत आश्चर्यजनक, जबकि मैं वो इंसान हूँ जो इस दर्शन के मिलने के पहले बार बार बोलने से डरा हुआ और बार बार बोलने की वजह से मैंने मंच के पीछे जाके उल्टी किया था, मेरे को याद है। और मैंने जीवन में कई बार इस बात को शेयर करता हूँ, जीवन में जाके पहले शिविर को सुन के जो मेरे को अच्छा लगा, उसमें डर इस बात का था कि ये भी समझ में आ गया तो बार बार बोलना पड़ेगा, और बार बार बोलने से मेरे को उल्टी आती। एक डर ये था, दूसरा डर ये था कि डिवोर्स पक्का है, दूसरा डर ये था तो ना डिवोर्स हुआ उल्टी भी नहीं आई, ना उल्टी आई, सारी उल्टी सीधी हो गई। चलिए धन्यवाद, बोलिए आगे बढ़े। तो पहला चैप्टर पूरा हो गया, कुछ बचा है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। हाँ जी, पहला चैप्टर पूरा। बाकी इसमें धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा वगैरह की परिभाषाएं बाद के चैप्टर्स में आएंगी, तब हम कवर कर लेंगे। हाँ जी, वैभव का क्या लेते हैं? वैभव का मतलब होता है कि एक महिमा का जो एक्सप्रेशन है, जैसे एक मानव स्वनियंत्रित होता है, वो स्वानुशासन पूर्वक जीता है, तो स्वानुशासन पूर्वक जीते हुए मानव का स्वराज्य वैभव है, वैभव स्थिति है, सॉरी वैभव गति है ना। तो एक उसका जो फैलाव है उसको हम वैभव के रूप में देखते हैं। जैसे एक जागृत मानव का फैलाव कैसा हो, तो जागृत मानव का वैभव है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मानव जीवन में अनुभव स्थिति में सहज वैभव प्रमाण, हाँ, आनंद सहज वैभव प्रमाण है। हाँ। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, आनंद सहज वैभव प्रमाण, अनुभव स्थिति। हाँ, ज्ञान स्वयं क्रिया ना होते हुए अथवा क्रिया न स्वयं, ज्ञान स्वयं क्रिया ना होते हुए अथवा क्रिया ना होते हुए मानव जीवन में अनुभव स्थिति में आनंद सहज वैभव प्रमाण है। तो आनंद के रूप में उसका वैभव प्रमाण ये क्या है? मैंने तो कुछ किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैभव, ठीक बात, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, आगे चलिए। तो पेज नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 2, कृतज्ञता। वैभव को ऐश्वर्य बोला जाता है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द चारों अवस्थाओं के संदर्भ में ज्यादा यूज होता है और मानव के ढंग से भी यूज करते हैं ऐश्वर्य को। ठीक, चलिए। हाँ जी, कृतज्ञता। देखिए, कृतज्ञता के लिए मेरे को लगता है कि कुछ लाइनें मैं बोल देता हूँ। कृतज्ञता के लिए लिखा है सूत्र, ये बढ़िया सूत्र है। मानव का समूचा व्यवहार, पेज नंबर 5 पे टॉप पे, मानव का समूचा व्यवहार कृतज्ञता तथा कृतज्ञता के आधार पर ही निर्भर करता है तथा मूल्यांकित व समीक्षित होता है। तो कृतज्ञता क्या है? तो कृतज्ञता का मतलब है कि मेरे समाधान और समृद्धि पूर्वक जीने में जो योगदान मिला है उसकी मुझ में स्वीकृति कृतज्ञता है। तो मेरे समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में कोई योगदान मिला है, उस योगदान को मैं स्वीकारता हूँ। ये जो स्वीकार भाव है इसको कृतज्ञता बोल रहे हैं। मानव का समूचा व्यवहार कृतज्ञता से नियंत्रित है।
तो बहुत क्लियरली दिखाई देता है जिनके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं उनके साथ हमारा धन पद और तमाम कोई भी अहंकार हम साथ लेके नहीं जाते। वहाँ हम सरलता से ही प्रस्तुत होते हैं, अपनेपन से ही प्रस्तुत होते हैं। और जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं तो कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ गाली है, एहसान फरामोश। तो कृतज्ञ का मतलब फिर वहाँ हम अहंकार से ही प्रस्तुत होते हैं। वहाँ हम जो भी अपने नेगेटिव नोशन हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम किसी के उपकारों को या हमारी जिंदगी में जो भी योगदान मिला है कब उसको बहुत खुश होकर स्वीकारते हैं और ढूंढ ढूंढ के स्वीकारते हैं और उसको याद कर करके खुश होते हैं। ये घटना कब घटती है? अपनी जिंदगी में याद करें कब कब ये घटना घटी जब आपने ढूंढ ढूंढ के आपकी जिंदगी में किसी ने योगदान दिया है, उसको आपने याद किया और याद कर करके आप खुश हो। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हुआ कब हुआ? वो क्षण याद करें, क्यों हुआ, कब हुआ, एक बार उसको ढूंढें। कोई अचीवमेंट का पल था, कोई अचीवमेंट का पल, ठीक है, ये पकड़ने लायक बात है। तो जब भी मैं अपने आप में किसी उपलब्धि को महसूस करता हूँ, मैं अपने आप में खुश होता हूँ, है ना, उस क्षण मुझको बिल्कुल याद आता है कि किस किस के कारण मैं ये खुश हुआ, किस किस का योगदान इसमें, और उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता सहज रूप में व्यक्त होती है। देखो, मैंने मेरी जिंदगी का वो काल देखा है जब मेरे को जीवन विद्या नहीं मिला था। मैं जिंदगी की तलाश में किस तरह से भटका हूँ, किस तरह से परेशान हुआ हूँ। परिवार के रूप में परेशान हुए हैं, परिवार पूरा बड़ा परिवार भी परेशान हुआ है और उसकी सारी स्ट्रगल उठा पटक को मैंने देखा। और ये मिलने के बाद जिंदगी कितनी सरल होती चली गई, आराम मिलता चला गया, अपने को भी मिला और वो उसका फैलाव भी देखने में आया। तो जितना जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना कृतज्ञता का भाव, है ना, लगभग पूरे ही समय बना रहता है उन सभी के प्रति। उसको निर्णय पूर्वक, देखो मैं तो उसको निर्णय पूर्वक भी करता हूँ, मेरी आदत में है। सुबह में आधा एक घंटा बैठता ही, रात को आधा एक घंटा बैठता ही। बैठ के क्या करता हूँ? बैठ के सहज रूप में जिन चीजों पे ध्यान चला जाता है उसको देखते हैं, उसको देखना समझने का काम, और सहज रूप में अपनी यात्रा में जो भी सहयोग मिला है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आता ही है ना। उसको याद करने से अच्छा लगता ही है। उसमें अपने मित्र, उसमें अपने परिवारजनों से लेके, मित्रों से लेके और तमाम फिर आगे महापुरुषों से लेके जो कुछ भी सीन अनसीन जो कुछ भी सहयोग है, वो सारा सहयोग हमको पता भी नहीं, है ना। तो इससे तो एक जो इससे अपने भीतर तो दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई। हम अपने आप में अचीवमेंट को फील करते हैं तो कृतज्ञता का भाव आता है, और कृतज्ञता को रजिस्टर करते हैं तो अचीवमेंट आता है। ये सब पुश जैसा काम करता है और ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है। तो मुझको लगता है हमने ये सारी बातें कहीं ना कहीं सुनी हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को कितना रजिस्टर किया है ये अलग बात है। मुझको लगता है कि इस बात का भी इंपॉर्टेंस है कि मेरा शरीर स्वस्थ है, इसके लिए भी कृतज्ञता है ना। मुझको मेरे परिवार में अच्छे लोग मिले हैं, मुझको पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, मित्रों के रूप में इतने अच्छे लोग मिले हैं, इसके लिए भी कृतज्ञता है। क्योंकि जब कोई चीज नहीं मिलती है, ये बात ठीक है, या तो आदमी ज्ञान पूर्वक किसी चीज को अप्रिशिएट कर पाता है, या जब वो चीज नहीं रहती है तब उसका मोल उसको पता चलता है। परंपरा में ये बात बहुत कही जाती है, जब कोई चीज नहीं रहेगी तब तुमको उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। तो नहीं रहेगी उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है, वो इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर उसकी कमी खलती है, अपने अधूरेपन के साथ वो दिखाई देता है। खुशी की बात यह है कि जब हम ज्ञान पूर्वक कोई चीज को अप्रिशिएट कर पाए, और देखो परंपरा ने इसमें दूसरे ढंग से भी कहा, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो सुख में सुमरन करने का मतलब है कि जब मेरा मनस्थिति अच्छा है, जब मेरे पास कोई कष्ट नहीं है, किसी कष्ट के कारण मैं किसी को याद करता हूँ, ये स्वार्थ है ना। लेकिन जब मैं रोज किसी को याद करता हूँ, इसका मतलब है
इसका मतलब है आप रूटीन रोजमर्रा की जिंदगी में देखो कि यदि सही है, तो सिंपल सा एग्जांपल कह रहा हूँ कि पत्नी ने अच्छा खाना बनाया या पत्नी या कोई भी परिवार के लोग घर को मैनेज कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, बेटा अपनी जिम्मेदारियां संभालता है, आप दिन में एक बार तो कह दो यार बढ़िया काम कर रहे हो, सामने वाले को कैसा लगता है? कोई आपको लौट के ये कह दे यार आपने मेरी जिंदगी में योगदान दिया उसके लिए धन्यवाद, तो दिल से जब कोई इस बात को बोलता है तो वो हमारे दिल की गहराइयों को छूता है, तो उसके प्रति हमारा भाव कैसा हो जाता है? थोड़ा मैं इसको और क्या सहयोग दे दूं, क्योंकि जहां से हमको सुख मिलता है और सुख पाने का बनता ही, तो मैं इसको और क्या सहयोग दे दूं? तो मेरे को लगता है कि हम सबका पहला काम है कि हमारी जिंदगी में याद करके जो जो कुछ भी पॉजिटिव है उसको रोज निर्णय पूर्वक याद करना, क्योंकि जो पॉजिटिव है उसको हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस कारण से वो पॉजिटिव होता है वो कारण भी धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। सूत्र है जो जिसका अपव्यय करेगा वो उससे वंचित हो जाएगा, जो जिसका अपव्यय करेगा, अपव्यय 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 मिसयूज, आप शब्द गुजराती में नहीं है? देखो ना गुजराती ना हिंदी ना कलकत्ता वाला ना गुजराती वाला बीच का है। जो जिसका अपव्यय करेगा वह उससे वंचित हो जाएगा। हमारी जिंदगी में हमको बहुत कुछ मिला है, अब आपको ये एहसास भी नहीं है कि आपको क्या मिला है। मैं बताऊंगा और आप कहोगे मैंने जिंदगी में कभी याद ही नहीं किया है, कभी सोचा ही नहीं। आप में से अधिकांश लोग ये बोलोगे उसका दर्द मैंने किसी के साथ देखा। आपको ये दर्द तब समझ में आएगा जब आपका देश किसी का गुलाम हो जाता है और आपका कोई देश नहीं होता। ये दर्द आपने कभी ख्याल में नहीं आता। अभी राजेश भाई चर्चा कर रहे थे, तो सिद्ध के शिविर में निर्वासित तिब्बत के प्रधानमंत्री सामदाम रिम्पोचे शिविर के लिए आए। उनसे मिलने उस समय में एक अमेरिकन डेलीगेशन अमेरिका जाने वाला था, तो नेचुरल है कि ब्रीफिंग के लिए वो पहले प्रधानमंत्री के पास आया। तो सामदाम रिम्पोचे शिविर करते थे, तो मैं अपने लोगों को बोल रखा था मेरे से मिलने का समय 1 से 3 लंच होता है, बस उसी में मिल सकता हूँ। और अपनी टैक्सी करके वो आदमी किसी देश का प्रधानमंत्री अपनी किराए की टैक्सी से शिविर करने आया। लोगों का किसी के आचरण को देख के समझ में 7 दिन वो आदमी एक शब्द नहीं बोला। 7 दिन विद्यार्थी की तरह शिविर किया, 1 मिनट भी किसी भी क्षेत्र में 1 मिनट भी व्यक्ति वो लेट नहीं। किसी एक स्टेट का, किसी एक नेशन का एक्टिंग प्रधानमंत्री किसी भी सत्र में 1 भी मिनट लेट नहीं था। 7 दिन 1 भी शब्द नहीं बोला। 7 दिन के बाद उन्होंने अपने फीडबैक में कहा कि हमारी परंपरा ने हमको ये सुनाया है कि पहले श्रवण पूरा किया जाए, क्वेश्चन तब पूछा जाए जब सुना हुआ पचा लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन खड़ा किया। दर्शन को सुनने की ये मर्यादा है। उन्होंने कहा कि आजकल के पढ़े हुए बच्चों को देख के मुझको लगता है कि इनको सुनना ही नहीं आता। ठीक है, ये फिलॉसफी की मर्यादा ऐसी रही। अभी वो विवेक चूड़ामणि मैंने कोरोना काल में पढ़ा, उसमें गुरु की पहचान, शिष्य की पहचान और गुरु से सुनने की मर्यादा, भाई साहब कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। और मतलब नागराज जी जैसे गुरु के साथ रह के जिस तरह का हमने लिबर्टी लिया है, जब चाहे गले से लिपट जाएं, जब चाहे वो पूछ लें जो अपने दोस्त से न पूछ लें, मौका निकाल, है ना। तो एक गुरु के साथ इतना मित्रवत जिया जा सकता है। एक एग्जांपल मैंने देखा था, एक हापुड़ का एक सज्जन था, वो गांजा पीता है। वो कोई कारण से दवाई के कारण बाबा के टच में आ गया। वो साल में 1-2 बार दवाई लेने आता था। एक दिन मेरे सामने अमरकंटक में ठंड का मौसम था और वो दवाई लेने के लिए आया था, और वो सुबह सुबह गांजा मार के आ गया। अब बाबा ने देख लिया गांजा पी के आया, उसको बोले ठंड है तुम मेरी रजाई में आ,
और वो आए नहीं, उसको पता पास जाऊंगा तो बदबू आएगी, नहीं तुम आ जाओ। अब वो कितना मना करता, उसको बाबा की रजाई में बाबा के अंदर जाना पड़ा। ऐसे बाबा बैठे थे, उसको रजाई को फैला के उसको भी अंदर ले लिया। अब वो सांस कितनी देर रोक के रखी। उस दिन के बाद से उस आदमी के गाने छोड़े। ये महापुरुष का करना। हम तिरस्कार करते हैं, वो प्यार से अद्भुत है। बस्तर में जो हम नए जब बिल्कुल 95 की बात है शायद, हाँ, तो बाबा उसी समय में बस्तर आना शुरू किए थे। तो बैठते थे, कुछ बोलते थे, हम लोग मिलकर कुछ सुनते थे। उसी समय कोई किसी ने आके बताया कि कोई एक मैराथन दौड़ने वाला लड़का बस्तर का बहुत गरीब है, और वो मैराथन दौड़ेगा और उसके पास जूते नहीं, और उसके पास जूते खरीदने का पैसा भी नहीं, और उसका जूता 4000-5000 का आएगा। 93-4 में 4-5 बड़ा अमाउंट, पूरे महीने की सैलरी है। अच्छा, बाबा ने उसको बुलवाया और 5000 रुपए दे के उसको जूता। तो अभी ऐसा सोच रहा था, बाबा ने बोल के समझा होगा कि मेरे से दौड़ने से क्या होगा। जैसे हम लोगों को वो दवाई किसी का नाड़ी देखते थे, ये सब प्रैक्टिकल बातें भी बहुत समझ में है। जैसे मेरे को पैसे का शुरू से ही बहुत तिरस्कार है, मेरे को पैसा जेब में रखने से अच्छा नहीं लगता है, जेब खाली रहने से ज्यादा अच्छा फील होता है। मेरी जॉब में भी मैं किसी का, जैसे कोई बाहर के कस्टमर बुला लेते थे, हम उनका मशीन कंप्यूटर वगैरह देख दिया तो मेरे लोग इसमें पैसे का क्या बात है यार, इतना पैसे तो आदमी करते ही। मैं कभी किसी से पैसा नहीं ले पाया, और पैसा नहीं लेना ही आदर्श, ऐसा कहीं गहरे में बैठा हुआ है, उसका प्रभाव आज तक है। तो अजय नागराज जी किसी की नाड़ी देखते थे तो पहले उसको बताते थे 50 रुपए रोज की दवाई है, दवाई लेना है, 30 रुपए रोज की दवाई। कोई कैंसर पेशेंट की दवाई 80 रुपए रोज की, तो रोज के हिसाब से रेट बताते थे। तो एक दिव्य मानव, एक अनुभव समाधि संयम से गुजरा हुआ व्यक्ति और ऐसे एक अनुसंधान को उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति जिसकी महिमा, जिसकी इंपॉर्टेंस आने वाला जमाना समझेगा, अभी नहीं समझ में आ रहा। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को स्वावलंबन पूर्वक चलाता है और अपने श्रम का पैसा अधिकार पूर्वक मांगता है। जो हमारा आदर्शवाद था ना, तीन डब्बा रख दो, या जिसको जितना देना ले जाओ, ऐसे तमाम तरह के आदर्शवाद हैं दुनिया में। तुमने देखा कि नहीं, ये परिवार का स्वावलंबन कोई बड़ी चीज है। अपने श्रम को मूल्यांकन करना जिम्मेदारी की बात है। अपने श्रम का क्यों नहीं मांगा जाए? तो इन सारी चीजों की व्यवहारिकता को भी देखा। छोटी सी बात चलिए तो और शेयर कर देता हूँ, व्यवहारिक बात। हम कमरे में बैठ के चर्चा कर रहे थे, आदरणीय नागराज जी का पोता आया, उससे पूछते हैं, वो मैच चल रहा था कोई क्रिकेट का, उससे पूछते हैं स्कोर कितना हो गया। उधर तो स्कोर पूछा, हमारा तो फ्यूज उड़ गया। भाई समाधि संयम प्राप्त पुरुष को स्कोर से क्या मतलब है यार? हम तो हर आचरण देख रहे हैं। इस समाधि संयम से गुजरा हुआ व्यक्ति और एक जीने का अनुसंधान देने वाला व्यक्ति क्या बात करता है, क्या चीज से कैसे प्रभावित होता है, क्या बोलता है, क्या चाहता है, वो तो कुछ बात हुई, वो चला गया। हमारे तो पेट में दर्द, पूछ दिया आपको स्कोर से क्या मतलब? हमको मतलब नहीं स्कोर से। मैं अच्छा क्रिकेट खेलता था और 86 में मैंने वनडे देखा और वनडे में इंडिया हार गया। उस दिन मेरी समीक्षा हो गई, ये सब कुल मिला के फालतू टाइम पास करने का जुगाड़ है, इसमें सार्थक बात कुछ नहीं। तो जिनके जो लोग लक्ष्य विहीन होते हैं उनको स्टेडियम में टाइम पास करने के लिए बिठाया जाता है ताकि बाकी लोगों को परेशान ना कर सके।
उस दिन मेरे को ऐसा समझ में आ गया। उसके बाद से आज तक मैंने क्रिकेट नहीं खेला। एक दिन में गए, मैं यार मेरे को छोटी सी बात समझ में आ गई है, ये क्रिकेट का स्कोर पूछे। मैंने बाबू से पूछा, मैं आपको क्रिकेट में क्या रुचि? तो बोले क्रिकेट में रुचि नहीं है, पोते में रुचि है। अब था ना क्या बात? इसका मतलब है कि हमको आदर्शवादी नहीं बनना है। मेरी पत्नी का कोई चीज में रुचि है, मेरे को उसमें रुचि नहीं है, तो उसकी रुचि के कारण मैं रुचि ले सकता हूँ, है ना? ये मेरा बनता है, ऐसा करना मेरा बनता है। तो ये व्यवहारिकता नहीं, हम तो शादी के पहले दर्द से बात करता, गलती ये की हुई है कि शादी कर ले। मैंने इतने शांत हूँ, सम विषम से आप प्रभावित हुई। तो भाई साहब, हमने उन 4 महीनों में हम प्रभावित हो गए। हमको तो पता चला हम तो प्रभावित हो गए। हमको उस बीच में घर जाने की हिम्मत नहीं होती बाबा जी की, क्योंकि परिवार के बाकी लोग तो परेशान हैं। लेकिन हमने देखा कि बाबा जी के पूरे व्यवहार में, पूरे उनकी लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं, लेश मात्र भी चेंज नहीं। इस पूरी घटना आ जाए, ये भी नहीं बताते थे कि क्या करो क्या नहीं करो, आ जाए। जब मन भर जाएगा तो आ जाए। तो क्या हो गया? जागृत मानव, भ्रमित मानव कर्म करने में स्वतंत्र होता है, फल भोगने में परतंत्र होता है। जागृत मानव कर्म करने में भी स्वतंत्र होता है, फल भोगने में भी परतंत्र होता है, क्योंकि कर्म का फल उसको पहले से पता ही है। उनको तो जीवन रूप में दिख ही रहा है कहाँ है, उनको क्या फर्क पड़ता है? उस व्यक्ति का ये हैसियत है कि उसको दिख रहा है कि बंदा अभी कहाँ है, तो आश्वस्त ही है। और यदि ये भी दिख रहा है कि संसार में नहीं है, तो उसको घटना समझ में आती है कि उसका टाइम ही इतना है। घटना को स्वीकार पाना, तो जन्म मृत्यु एक घटना है, उस घटना को घटना के रूप में देख पाना, घटना के रूप में स्वीकार पाना, क्योंकि उसको प्रक्रिया पता है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होगा। तो आदरणीय नागराज जी से जैसे व्यक्तित्व के साथ, मतलब देखा ना, चट्टान का दर्शन रोज हुआ, आदमी का क्या साइज हो सकता है। तो ये सौभाग्य है और अच्छी बात है कि कम से कम YouTube पे तमाम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब उपलब्ध है। तो कोई अब जो नहीं मिले हैं उनको इस बात का बहुत वो नहीं है कि कम से कम कि भाई नहीं सुन सकते हैं। और हम बार बार कहते हैं, देखो हम जो कुछ भी शिविर लेते हैं, अध्ययन कराते हैं, इसका इतना ही मतलब है कि आदरणीय नागराज जी द्वारा जो लिखा हुआ वाङ्मय है उसको पढ़ के समझने की योग्यता हमारी आ जाए, इतनी ही भूमिका शिविर की और ये अध्ययन शिविर की। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदी भाषी, कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। साउथ के जो लोग आते हैं उनको तो, जिनको रुचि बन जाती है, तो उनको नए सिरे से पूरा हिंदी सीखना होता है। और इंग्लिश में आप कुछ भी शिविर कर लो, क्योंकि मूल साहित्य पूरा हिंदी में है, इसलिए फाइनली आपको हिंदी में आना पड़ेगा। हाँ, कोई व्यक्ति अनुभव संपन्न हो जाए और इंग्लिश में पूरा लिटरेचर, जिसका ट्रांसलेशन भी नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन भी होगा तो उस क्वालिटी का नहीं होगा जो क्वालिटी हिंदी का है। इसलिए ट्रांसलेशन करते समय भी जब बुक बना रहे हैं तो उसमें एक पेज, यही पेज इधर हिंदी में है, यही पेज इधर इंग्लिश में है, ये रही बुक सामने, है ना। तो राहुल भाई को हिंदी पढ़ने में मुश्किल होती है, यदि कोई इंग्लिश में पढ़ता है तो ये पेज इधर हिंदी में भी है, ताकि सेम चीज हिंदी में लिखी हुई है, सेम चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, और ये पैटर्न सभी भाषाओं में चलेगा। एक तरफ वो हिंदी में लिखा रहे, एक तरफ वो मतलब दूसरी भाषा में लिखा रहे, ताकि क्रॉस चेक कर ले कि मूल साहित्य में क्या लिखा, ताकि क्योंकि ट्रांसलेशन करने वाला अपनी चेतना से ट्रांसलेशन करेगा। अनुभव संपन्न हो गया तो गुरु जी हो, और गुरु जी के बाद में मित्र ही रहे, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा है। मैंने आदरणीय नागराज जी को कहा कि भाई मैं आपको गुरु, मैं आपको अपना गुरु स्वीकारता हूँ। तुम स्वीकार सकते हो, तुम्हारी मौज है, मैं तुमको शिष्य नहीं स्वीकारती। मैंने कहा वो क्यों? अब वो आदमी बोल रहा है जो पूरी जिंदगी लगा रहा है, उसकी भी हालत ऐसी। पर वो क्यों? बोले देखो, गुरु शिष्य संबंध की मर्यादा है। अब लॉजिकल माइंडसेट आने के बाद में वो मर्यादा का पालन नहीं हो सकता। तो गुरु शिष्य संबंध की मर्यादा का मतलब है, गुरु ने जो बोल दिया वो अंतिम सत्य,
उस पे शिष्य को शंका ही नहीं होगा, शंका ही नहीं होगा, कल्पना में भी नहीं आएगा। ये गुरु शिष्य संबंध की मर्यादा है और ये अब फॉलो नहीं हो सकता। तो मित्रवत काम करें। हाँ, ये ठीक है कि अनुभव संपन्न व्यक्ति श्रेष्ठ रहेगा ही, वो अध्ययन कराने की भूमिका में रहेगा ही। थे उनकी उदारता ही उन्होंने ऐसा कहा, तो भी गुरु शिष्य संबंध को हम स्वीकार करते हैं। तो इसलिए यहाँ कोई कैटेगरी नहीं बनी, है ना। इतनी कैटेगरी है कि हाँ, हमको इतना पहचानना है कि हम एक दूसरे के लिए कहाँ उपयोगी हो सकते हैं। आपको कोई काम ऐसा आता है जो हमको नहीं आता है, वो आपसे सीख लें। हमारा एडमिशन पुराना है, इसलिए कम से कम ये शब्द से क्या मतलब है ये हमको पता है, वो आपको बता दें। पूरकता किया। हाँ जी, आपने जो बताया तर्क से उतना ही तो तीन चीजें कुछ बोले अभी। क्या? अनुभव तर्क, ज्ञान तर्क नहीं है, न्याय धर्म सत्य तर्क नहीं है। न्याय धर्म सत्य को विश्लेषण पूर्वक तर्क पूर्वक कहा जा सकता है। लेकिन निष्ठा और कुछ दो और वर्ग। हाँ, मैं कहा किसी पॉइंट के बाद किसी एक पॉइंट तक हम सूचना को तर्क पूर्वक ले सकते हैं। किसी एक पॉइंट के बाद सूचना आ गया, उसके बाद वो सूचना के साथ समर्पण पूर्वक जीना ही बनता है, निष्ठा पूर्वक जीना ही बनता है, अनुकरण अनुसरण पूर्वक जीना ही बनता है। वहां तर्क काम नहीं आता। तो तर्क तात्विकता को छूता है, ये सूत्र है। तर्क तात्विकता को छूता है, लेकिन तर्क तात्विकता नहीं है। तर्क सच्चाई को छू सकता है और तर्क सच्चाई नहीं। ऐसा समझे कि वो एग्जाम्पल में परंपरा में बताते हुए ना, तर्क क्या है? सीढ़ियां हैं जो छत तक जाती है और सीढ़ियों के बाद छत ही। जब छत है तब सीढ़ियां नहीं। छत सच्चाई, सीढ़ियां तर्क। गतिक्रम बोला, क्या बोला? तर्क तात्विकता के लिए गतिक्रम। तात्विकता के लिए गतिक्रम, ये तर्क का परिभाषा दिया है। तर्क का एक परिभाषा जो मेरे को याद आता है, जो आदरणीय नागराज जी ने कभी हम लोग के साथ चर्चा में बोला है, वो मेरे को याद है। आवश्यकता और संभावना के बीच में सेतु। आवश्यकता और संभावना, कोई चीज की मेरे को आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए मैं जो संभावना को फैलाता हूं, उसका नाम तर्क है। और संभावना जब वास्तविकता बन जाए तो वो फिर वो सच है, फिर वो तर्क मानते हैं। वो सेतु नहीं रहे, सेतु की आवश्यकता नहीं। फिर दूसरे को वो दिखाने के लिए सेतु की जरूरत है। फिर दूसरे को समझाने के लिए हम तर्क का प्रयोग कर सकते हैं। देखा है? तो देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, आश्वासन इसी बात का है कि मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ने के क्रम में हमारा जो कॉन्फिडेंस आएगा, उससे फिर हम सारी पुस्तकों को नॉवल की तरह पढ़ जाएं। समझ में नहीं आ रहा चलते जाओ, रुकना ही नहीं। समझ में जहाँ नहीं आ रहा अंडरलाइन करते जाओ। बुक्स अपना सेट कंप्लीट ले लो, अंडरलाइन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बुक खत्म किया, दो बुक, सारी बुक एक बार नॉवल की तरह पढ़ डालो। पता चलेगा कि बीच बीच में इतना बढ़िया कंटेंट आता है ना, आपको लगेगा कि जिंदगी में कोई चीज नहीं है। वो हर जगह नहीं आता है। क्लिक होने वाली कुछ है, सबके लिए क्लिक होने वाला मटेरियल अलग अलग है। कोई क्या चीज पे खुश होता है, कोई क्या चीज पे खुश होता है, लेकिन बुक्स में काफी मटेरियल और शानदार, उसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, घंटी बजी क्या है? सभी नागराज जी के द्वारा जितनी बुक्स हैं, सभी आदरणीय नागराज जी के द्वारा लिखी गई। बाद में लोगों ने फिर उसको प्रिंट किया, बाद में हुआ। उनके रहते रहते सारी बुक्स प्रिंट हो गई। उन्होंने अधिकांश बुक को, सभी बुक्स को देख लिया। जिम्मेदारी से उन्होंने अपना काम पूरा किया। ब्रेक हो गया ऐसा। हाँ जी, धन्यवाद।